गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा गेस्ट्रुलेशन यानी गेस्ट्रुला भवन, और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 14 नंबर, ठीक है। और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली जो बुक थी उसकी स्टडी कर रहे थे। तो इसके अंदर हमारा जो पॉइंट था वो क्या चल रहा था, यानी टॉपिक था वो क्या चल रहा था, गेस्ट्रुलेशन यानी गेस्ट्रुला भवन। मैंने आपको गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद आपको मोर्फोजेनेटिक मोमेंट की डेफिनेशन यानी संरचना विकास गतियों की जो परिभाषा थी वो भी बताई थी। और ये भी बताया था पिछली क्लास के अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी संरचना विकास गतियां हैं वो दो प्रकार की थी, एपिबोली और इम्बोली। इम्बोली थी वो आगे चलकर 7 टाइप की थी जो इसकी कंप्लीटली आपको स्टडी करवाई गई थी। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन। आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन। केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन यानी गेस्ट्रुला भवन, गेस्ट्रुला भवन के दौरान, गेस्ट्रुला भवन के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन, गेस्ट्रुला भवन के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन, गेस्ट्रुला भवन के दौरान होने वाले, गेस्ट्रुला भवन के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन। तो देखिएगा गेस्ट्रुलेशन यानी गेस्ट्रुला भवन के दौरान जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको दो भागों के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को भी आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। सेकंड रहेगा एनाबॉलिज्म। तो गेस्ट्रुलेशन के दौरान यानी गेस्ट्रुला भवन के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन है उसको दो भागों के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, सेकंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। तो गेस्ट्रुलेशन के दौरान जो होने वाले केमिकल चेंजेस है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म जिसको उपापचय बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म आगे चलकर 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब देखिएगा सेकंड जो पार्ट्स है वो क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की। तो देखिएगा गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान जो भ्रूण होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है वो आकारिकी और कार्य की दृष्टि से, आकारिकी और कार्य की दृष्टि से क्या हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है,
गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है वो आकारिकी और कारिकी दृष्टि से क्या हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है। और इसी गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी जो संरचना विकास गतियां होती है, संरचना विकास जो गतियां होती है उसकी जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उस दौरान जो भ्रूण होता है वो आकारिकी और कारिकी दृष्टि से अधिक सक्रिय हो जाता है। और इसी दौरान जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है यानी जो संरचना विकास गतियां होती है वो भी क्या हो जाती है, अधिक तीव्र गति से होती है, यानी इसकी दर भी होने की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट गेस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है यानी जो उपापचय क्रिया होती है उसकी दर ब्लास्टुलेशन यानी कोरक भवन की तुलना में, किसकी तुलना में, कोरक भवन की तुलना में अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाली जो मेटाबॉलिक रेट है यानी जो उपापचय दर है उसकी जो गति है वो ब्लास्टुलेशन यानी कोरक भवन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिएगा, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाले जो मेटाबॉलिक क्रिया है उसको दो भागों में बांटते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा का मीन क्या होता है, काटना, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अपन पढ़ेंगे, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती क्या है वो देखिएगा। अब देखिएगा कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिज्म का मीन क्या होता है, काटना। तो देखिएगा, गेस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली जो कैटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है यानी कैटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती है उस दौरान जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है यानी जो संरचना विकास गतियां होती है उसकी दर बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, गेस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली कैटाबॉलिज्म क्रिया के दौरान यानी इस प्रक्रिया के दौरान जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की गति बढ़ेगी उसी के साथ साथ ऑक्सीजन का खर्च भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जैसे जैसे मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट बढ़ेगी तो इसी के साथ साथ ऑक्सीजन का खर्च भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का खर्च बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की जो दर होती है, ऑक्सीकरण की जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस क्रिया के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो पित्तक के रूप में संग्रहित, पित्तक के रूप में संग्रहित पोषण से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, कैटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी संरचना विकास गतियां हैं उसमें वृद्धि होगी। यदि इसमें वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन का खर्च बढ़ेगा और ऑक्सीजन का खर्च बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण की जो दर होती है यानी ऑक्सीडेशन जो रेट होती है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिएगा, इस क्रिया के लिए जो एनर्जी होती है यानी जो ऊर्जा होती है वो पित्तक के रूप में संग्रहित पोषण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, पित्तक के रूप में जो संग्रहित न्यूट्रिशन होता है उससे यह एनर्जी प्राप्त होती है। अब देखिएगा, मेंडल के अंदर देखा गया है कि कैटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान यानी जब इसके अंदर गेस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तो ग्लाइकोजन का जो कैटाबॉलिज्म होता है वो सबसे अधिक होता है। ग्लाइकोजन का क्या, कैटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का जो कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोजन का जो कैटाबॉलिज्म होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों, तो ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म होगा तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब देखिएगा कि ग्लाइकोजन का जो कैटाबॉलिज्म होता है
वो सक्रिय ध्रुव पर अधिक होता है, किसकी बजाय, अकेलिय ध्रुव की बजाय। आप सभी ने एग पढ़ा होगा, एग के अंदर दो पोल होते हैं, एनिमल पोल, एनिमल पोल जिसको क्या बोलते हैं, सक्रिय ध्रुव। एनिमल पोल को क्या बोलते हैं, सक्रिय ध्रुव। और सेकंड होता है वेजिटल पोल, वेजिटल पोल जिसको क्या बोलते हैं, अकेलिय ध्रुव, अकेलिय ध्रुव। तो देखिएगा एग के अंदर दो पोल होते हैं, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। एनिमल पोल को हिंदी में सक्रिय ध्रुव बोला जाता है, वेजिटल पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकेलिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव की तरफ क्या उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और अकेलिय ध्रुव की तरफ क्या होता है, यौग उपस्थित होता है। इसी कारण जो सक्रिय ध्रुव होता है उस पर ग्लाइकोजन का जो कैटाबोलिज्म होता है वो सबसे अधिक होता है। सेकेंड अपन बात करते हैं किसकी, जो मेटाबॉलिक क्रिया थी गैस्ट्रुलेशन के दौरान, उसको दो पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड किया था। कैटाबोलिज्म हमने पढ़ लिया है, अब अपन बात करेंगे एनाबोलिज्म की। तो देखिएगा गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान जो होने वाली एनाबोलिज्म एक्टिविटी है, यानी जो एनाबोलिज्म क्रिया होती है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। कितने पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। फर्स्ट देखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण,